नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका बंसल आपका स्वागत करती हूँ हमारी नई कहानी जिसका नाम है रिकॉल 707। मैं फिर दोहराती हूँ, रिकॉल REKOL, रिकॉल 707। और ये एक मर्डर मिस्ट्री है। लेखक हैं आनंद बंसल जी। छत्तीसगढ़ ट्रेन अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। अंधेरी रात के सन्नाटे में ट्रेन की आवाज के अतिरिक्त कोई और आवाज नहीं थी। ज्यादातर सभी पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे। बोगी एच में हाई कोर्ट के जज राठौर सिंह अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर वापस घर लौट ही रहे थे कि बोगी एच में एक अजीब सी दुर्घटना घटी। राठौर साहब की सीट के ऊपर जो सज्जन सो रहे थे वो अचानक नीचे गिर पड़े और एक आदमी तुरंत ही वहां से भागता हुआ निकल गया। राठौर साहब ने उस आदमी की नब्ज देखी तो उन्हें पता चला कि वो आदमी अब मर चुका है, क्योंकि उस आदमी के शरीर पर कोई निशान नहीं था, कहीं कोई खून नहीं था। तो राठौर साहब ने अंदाज़ा लगाया कि शायद हार्ट अटैक से मरा है। राठौर साहब बोले, यहाँ भीड़ इकट्ठी मत करो, इसको दिल्ली जाकर पुलिस के हवाले किया जाएगा। आगे की कार्रवाई वहाँ की पुलिस देखेगी। आप लोग मदद करके इसे नीचे की बर्थ पर लिटा दीजिए। राठौर साहब को पता था कि शुरू के सबूत एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए उन्होंने मरने वाले आदमी की सीट पे जाके छानबीन की। वहाँ उन्हें एक साइड पे चौक से लिखा दिखता है 707 और चौक टूटी हुई वहीं गिरी होती है। राठौर साहब उस चौक को एक रुमाल में उठा के रख लेते हैं और 707 नंबर को अपनी डायरी में लिख लेते हैं। दिल्ली पहुंचकर उस डेड बॉडी को राठौर साहब ने पुलिस के हवाले कर दिया, साथ में वो चौक का टुकड़ा भी, और कहा, इसकी पूरी तरह छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे शक है इंस्पेक्टर, ये एक साधारण मौत नहीं है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। केस इंस्पेक्टर दुबे को मिलता है, जो कि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में माहिर था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ता है कि इस आदमी को खाने में नींद की गोलियां दी गई थी, जिससे थोड़े समय में ही इसका दिल घबराया और इसी ने चौक से लिखा था 707, क्योंकि चौक पर उसी के उंगलियों के निशान थे। थोड़ी और छानबीन से मालूम पड़ता है कि वो आदमी हीरे के व्यापारी मदन लाल के यहाँ काम करता था। मदन लाल से पूछने के बाद पता चला कि मरने वाले का नाम मुकुल था और मदन लाल के यहाँ करीब 15 साल से काम कर रहा था। मदन लाल के बताए मुताबिक इसके पास 5 लाख के हीरे थे, जो कि उसके मरने के बाद बरामद नहीं हुए। इससे इंस्पेक्टर दुबे ने यही हिसाब लगाया कि किसी ने इसके हीरे हथियाने के लिए खाने में जहर की गोलियां मिला दी, मगर खाना तो ट्रेन की ओर से मिलता था। फिर मुकुल की थाली में ये गोलियां कैसे डाली गईं? क्या चोर ट्रेन में रसोइये से मिला हुआ था या किसी वेटर से? इंस्पेक्टर दुबे ने सभी वेटर और रसोइये से संपर्क किया तो एक वेटर बताता है, सर, करीब 35 साल का आदमी इस बर्थ के पास बहुत देर से खड़ा था। जब मैंने मुकुल की थाली उस बर्थ पर रखी तब भी वो आदमी वहीं खड़ा था साहब, और मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। ट्रेन की आवाज में वैसे तो मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था, पर 707 जरूर सुनाई दिया था। हाँ, 707 साहब। वेटर की बात सुनकर
इंस्पेक्टर दुबे सोचता है, अगर ये वेटर सच बोल रहा है, उस आदमी ने मुकुल की थाली में मौका देखकर वो जहर की गोलियां डाल दी और वेटर को जो 707 सुनाई दिया वो 707 ही होगा जो मुकुल ने भी सुना होगा और वही लिख दिया होगा। इस तरह ट्रेन में, कभी हवाई जहाज में ऐसी वारदातें 2-4 दिन के अंतराल में होने लगी। हर बार हीरे से जुड़े लोग ही इस वारदात का शिकार हुए। हीरों के व्यापारी में हड़कंप मच गया कि अब हम अपना व्यापार कैसे करेंगे। इंस्पेक्टर दुबे बहुत कोशिशों के बाद भी कोई उचित परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहा था। पुलिस के ऊपर मिनिस्ट्री से दबाव बराबर बढ़ता जा रहा था कि किसी भी तरह इस गैंग को पकड़ो, मगर गैंग कोई निशानी छोड़े तो ही पकड़ में आए ना। हरिचंद्र हीरो की जांच का एक जाना माना स्पेशलिस्ट था। उसका काम हीरे की जांच करना और उसका मूल्य लगाना था। वो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर फिर भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना उसका शौक था। वो अंग्रेजी के शब्दों को उल्टी तरफ से पढ़ के नए नए शब्द बना लेता था। उसकी नजर से हीरा निकल जाए तो वो ये भी बता देता था कि हीरा किस दुकान का है। उसके पास नवीन अक्सर हीरे की जांच कराने आया करता था। इस तरह उसकी नवीन से कुछ दोस्ती सी भी हो गई। नवीन हीरो के कारोबार से ही जुड़ा हुआ था। उसका काम हीरो को एक जौहरी से दूसरे जौहरी तक लेकर जाने का रहता था। इधर कई दिन बाद नवीन हरिचंद्र के पास आया। बोला, यार बाहर चला गया था, देख जरा कुछ हीरे लाया हूं बिक्री के लिए, जांच करके तो बता दे कि कौन सा कितने का माल है। इस तरह नवीन के लाए सारे हीरो पर हरिचंद्र ने अपनी फीस ली और नवीन चलता बना। हरिचंद्र को हीरे जांच करते समय थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, क्योंकि वो पहचान गया था कि कौन सा हीरा किस व्यापारी का है। तब उसे लगा कि नवीन तो बहुत बड़े बड़े हीरे व्यापारियों का ब्रोकर बन गया है। तभी हरिश्चंद्र के पास दिनेश, जो दीना बाबू के नाम से जाने जाते थे, पहुंचे। हरिचंद्र से ये उसकी पहली मुलाकात थी। दीना बाबू ने हरिचंद्र से कहा, मुझे हीरे जांच कराने हैं, क्या आप ही हरिचंद्र हैं? हरिचंद्र ने कहा, हाँ हाँ लाइए, मैं ही हूं। हरिचंद्र ने जब हीरे जांच किए तो उसे लगा कि ये कीमती हीरे तो मुंबई के डायमंड ज्वेलर के यहाँ के लगते हैं, जिसके बारे में उसने अखबार में पढ़ा था कि उसके हीरे लेकर उसका ब्रोकर गायब हो गया है, जो कुछ दिनों बाद मरा हुआ मिला। हरिचंद्र ने उस दीना बाबू की फोटो बड़ी होशियारी से अपने मोबाइल पे लेकर उसे हीरे वापस कर दिए। दीना बाबू हरिचंद्र की फीस देकर एक लाल रंग की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया, मगर गाड़ी का नंबर हरिचंद्र ने अपने पास लिखकर रख लिया था। इधर इंस्पेक्टर दुबे को हरिचंद्र का मालूम पड़ता है कि वो हीरे की जांच का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, तो वो सोचता है कि शायद हरिचंद्र से कोई मदद मिल जाए। यह सोचकर वो हरिचंद्र के पास गया। इंस्पेक्टर को देखकर हरिचंद्र एकदम घबरा गया, मगर इंस्पेक्टर दुबे ने उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं है हरिचंद्र, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुमने किस किस के हीरे जांच किए हैं, और क्या कोई नया चेहरा भी तुम्हारे पास आया था या वही सब पुराने चेहरे आए? हरिचंद्र ने कहा, सर मेरे पास तो अधिकतर बंधे हुए कस्टमर ही आते हैं, मगर कल एक नया कस्टमर आया था। उसके पास बहुत कीमती हीरे थे जो मेरे हिसाब से बंबई के डायमंड ज्वेलर के यहाँ थे। क्या तुम मुझे उसका हुलिया बता सकते हो हरिचंद्र? इंस्पेक्टर दुबे ने हरिचंद्र से पूछा। हरिचंद्र ने कहा, सर मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल में धोखे से ले ली, और तो और उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया साहब। गाड़ी लाल रंग की थी और उसमें 2 आदमी पहले से बैठे हुए थे।
हरिचंद्र से इन्वेस्टिगेशन कर इंस्पेक्टर दुबे अपने काम में लग गया। इसी बीच नवीन हरिचंद्र के पास दोबारा आता है और कहता है, यार चल 3 दिन के लिए गोवा घूमने चलते हैं। हरिचंद्र कहता है, भाई अपन के पास इतना माल कहाँ। उसकी बात सुनकर नवीन ने कहा, माल की जरूरत तो है ही नहीं, तेरा दोस्त है ना, लॉटरी निकली है तेरे भाई की, चल मजे करके आते हैं। फ्री का ख्याल आते ही हरिचंद्र के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, बंदा भी ठीक है और पैसे भी खर्च नहीं होंगे, क्या बुराई है चलने में, चल लेता हूं। इस तरह फ्री के लालच में आकर हरिचंद्र ने नवीन को हाँ भर दी। दोनों गोवा चले जाते हैं। पहले दिन वो गोवा में घूमते हैं, ऐश करते हैं। नवीन ने दोनों के लिए एक ही कमरा ले रखा था। आधी रात को दोनों ने मिलकर शराब पी और सुबह नवीन कमरे से गायब हो गया और कमरा बाहर से लॉक कर गया। जब सुबह की चाय देने वेटर वहां पहुंचा तो उसने देखा कमरा बाहर से बंद है मगर अंदर लाइट जल रही है। एसी की ठंडक बाहर तक आ रही है। किसी ने चेकआउट भी नहीं किया। क्या माजरा है? उसे शक हुआ तो उसने जाकर मैनेजर को सारी बात बताई कि रूम नंबर 707 में ऐसी ऐसी स्थिति है। मैनेजर ने कहा, अभी 2 घंटे तक और देखो, नहीं तो मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करके देखते हैं। इधर इंस्पेक्टर दुबे दीना बाबू की खोज में लग गया। गाड़ी के नंबर से मालूम पड़ा कि ये कार एक बैंक ऑफिसर की है जिसकी चोरी की सूचना वो पुलिस को 2 दिन पहले ही कर चुका था। इसका मतलब दीना बाबू ने पहले तो कार चोरी की और उसके बाद उस कार का इस्तेमाल किया, तो मतलब तो साफ है कि दीना बाबू आदमी तो गलत था। इंस्पेक्टर दुबे हरिचंद्र के पास फिर जाता है दीना बाबू के बारे में और जानकारी लेने, पर दुकान पर ताला लगा देखता है। उसके घर पर गया तो पता चला कि हरिचंद्र तो गोवा गया हुआ है। इंस्पेक्टर को शक हुआ, गोवा गया है, कहीं हरिचंद्र उसे गुमराह तो नहीं कर रहा? किसके साथ गोवा गया है वो? इंस्पेक्टर दुबे तुरंत ही गोवा पहुंचा। अब इंस्पेक्टर गोवा तो पहुंच गया, मगर ये लोग किस होटल में ठहरे हैं ये कैसे पता लगे? वहां गोवा पुलिस की मदद से उसे पता चलता है कि होटल रिजेंसी में कोई पंगा हो गया है। वो होटल के रिसेप्शन पर आकर ठहरने वालों के नाम देखता है। उसने देखा होटल का एक कमरा रूप सिंह के नाम से बुक था और पता डायमंड ज्वेलर बंबई का था। इंस्पेक्टर दुबे ने अंधेरे में तीर चलाने की सोची। उसने होटल मैनेजर से कहा, मैं एक केस के सिलसिले में दिल्ली से आया हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ 2 आदमी जो ठहरे हुए हैं वो अपना नाम बदलकर ठहरे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि रूम आपने एक आदमी के नाम अलॉट किया है तो दूसरे आदमी का नाम क्या है? मैनेजर ने कहा, सर जी, हम किसी भी एक का नाम पता लिखकर डबल रूम अलॉट कर देते हैं। ज्यादातर पति पत्नी ही होते हैं सर। ऐसे में हम पति की जानकारी ले लेते हैं, पत्नी की जानकारी लेकर क्या करेंगे? इंस्पेक्टर ने कहा, मगर यहाँ पति पत्नी नहीं 2 आदमी ठहरे हुए हैं। अब आप मास्टर कार्ड से ये कमरा मेरी देखरेख में खोलिए। मास्टर कार्ड द्वारा कमरा नंबर 707 खोला गया। तब वहां हरिचंद्र को देखते ही इंस्पेक्टर हैरान हो गया। इंस्पेक्टर ने हरिचंद्र को हिलाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। क्या था हरिचंद्र के मरने का रहस्य? कौन था हीरों का चोर? इस गुत्थी को सुलझाने मैं अगले हफ्ते कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।